13 सालों तक लगातार केवल एक गाड़ी के दम पे सी सेगमेंट में राज करने वाली कंपनी आज इतना पीछे कैसे चली गई कि उसका मार्केट शेयर इंडियन मार्केट में केवल 1.3% रह गया। इंडिया के बायर्स ने आखिर क्यों अपनी फेवरेट सेडान मेकर के किसी और प्रोडक्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श दत्त उपाध्याय और स्वागत है आपका ऑटो टॉक्स के इस नए एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सोचने के बाद मतलब लगभग 13-14 सेकंड सोचने के बाद मैंने अपने इस वीडियो सीरीज का नाम ऑटो टॉक्स रखा है। आपको कैसा लगा ये नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हैशटैग ऑटो टॉक्स के हर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रो में मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा था उसे लगभग हर कार एंथुजियास्ट जानता है और उसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और हैंडलिंग के कसीदे पड़ता है, यानी लेजेंडरी होंडा सिटी। ये गाड़ी अपने आप में प्रीमियमनेस की एक एपिटोम है। लेकिन क्या किसी कार बनाने वाली कंपनी के लिए ये एक्सेप्टेबल है कि उसकी एक गाड़ी को इतना फेम मिल जाए कि उस फेम के बोझ के तले उसकी दूसरी गाड़ियों की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाए? होंडा के लगभग 2 दशक बाद इंडियन कार मार्केट में एंट्री लेने वाली किया मोटर्स आज सेल्स के मामले में होंडा से कई गुना बड़ी है। तो आखिर होंडा के इस गिरते हुए ग्राफ का कारण क्या है और क्या आज भी होंडा में वो पोटेंशियल है कि इंडियन मार्केट में वो अपनी सेल्स को रिवाइव कर सकती है, या कुछ सालों में वो भी फोर्ड की तरह अपना बोरिया बिस्तर पैक करेंगे और इंडिया को टाटा बाय बाय कर देंगे? ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। आइए सब कुछ डिटेल में समझते हैं और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आज की डेट में होंडा की कोई कार लेना आपके लिए सेफ है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, होंडा ग्लोबली आज भी एक बहुत बड़ा नाम है। केवल पिछले 3 सालों की बात करें 2021, 22 और 23 में तो लगातार 6th या 7th पोजीशन पे रहे हैं ग्लोबली कार सेल्स के मामले में। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा है। पिछले 10 सालों में उनकी सेल्स आधी हो गई है, या यूं कहूँ आधी से भी कम हो गई। होंडा के गोल्डन पीरियड की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में इन्होंने लगभग 1.89 लाख यूनिट्स डिलीवर की थी, जो कि होंडा इंडिया के हिस्ट्री में सबसे अधिक है। होंडा फिर कभी उस आंकड़े को छू नहीं पाई और लगातार उनकी सेल्स डिप होती चली गई। और आलम यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में होंडा ने केवल 82,900 कुछ गाड़ियां ही सेल की। दोस्तों, आज इंडियन मार्केट में होंडा का मार्केट शेयर लगभग 1.3% है, जबकि टाटा मोटर्स का शेयर 13% है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 12.1% है। यहाँ तक कि किया मोटर्स का भी शेयर होंडा से लगभग 5 गुना बड़ा है। दोस्तों, अक्टूबर 1946 में सोइचिरो होंडा द्वारा जापान में स्टेब्लिश्ड होंडा कार जब इंडिया में 4 व्हीलर बिजनेस को लेके आई थी तो यहाँ के मार्केट में केवल 4 प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे: मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा और टाटा। इसमें भी केवल मारुति और हुंडई ही एंट्री लेवल कार सेगमेंट में डायरेक्ट राइवल्स थे। लेकिन फिर भी होंडा ने इस एंट्री लेवल सेगमेंट में कोई कार ऑफर नहीं की, बल्कि सबसे पहले 1998 में उन्होंने अपना मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट यानी होंडा सिटी को ही लॉन्च कर दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि जब फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में अपनी सेडान्स के थ्रू ही एंट्री ले रहे हैं तो उन्हें भी यही करना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शायद उन दोनों कंपनीज को भी ये नहीं पता था कि इंडियन कंज्यूमर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। नतीजा आप जानते हैं कि फोर्ड और जीएम दोनों ही आज इंडिया से गायब हो चुके हैं। हालांकि सिटी को अपने फर्स्ट कार के तौर पे लॉन्च करने के फैसले को आज कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि होंडा सिटी ही एकमात्र गाड़ी है जिसने आज तक होंडा को इंडिया में बचाए रखा है, या यूं कहूं बनाए रखा है। लेकिन गलती उसके बाद हुई जब मारुति और हुंडई जैसे कार मेकर्स एंट्री लेवल सेगमेंट को बड़ा बना रहे थे। वहीं होंडा ईयर 2000 में अपनी एकॉर्ड, 2003 में अपनी सीआरवी और 2006 में सिविक जैसी प्रीमियम कार्स लॉन्च करता चला गया। कार इंथुजियास्ट और प्रीमियम कार बायर्स का एक ग्रुप आज भी मानता है कि इन गाड़ियों को लॉन्च करके होंडा ने इंडिया में काफी अच्छा किया। लेकिन मास मार्केट बायर्स को शायद ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई और इसीलिए इंडियन कार बायर्स ने इन गाड़ियों को एक्सेप्ट नहीं किया। होंडा की ये सारी गाड़ियां ग्लोबल मार्केट्स में एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट थी, लेकिन इंडिया में ये एक बहुत छोटे कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर पाई, क्योंकि इन तीनों ही कार्स का उस समय का ऑन रोड प्राइस आराम से 17 लाख को भी पार कर जाता था। अब आप ही सोचिए कि क्या उस समय इतनी महंगी गाड़ियां मास मार्केट सेगमेंट में सक्सेसफुल हो सकती थी? अच्छा खासा समय बीतने के बाद ही शायद होंडा को अपनी गलतियों का कुछ एहसास हुआ और उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट की कार से अपना ध्यान हटा के एंट्री लेवल सेगमेंट पे लगाना शुरू किया। जब पहली बार i20 की राइवल माने जाने वाली होंडा जैज को ईयर 2009 में लॉन्च किया गया। होंडा वालों के पास अगर जरा भी इंडियन मार्केट का सेंस होता तो वो इस जैज को 2009 में नहीं, यानी उसके ग्लोबल लॉन्च के साथ ही यानी 2001 में ही इंडिया में ले आते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और मिड सेगमेंट बायर्स के सेगमेंट को टारगेट करने में वो लगभग 10 साल पीछे चले गए। जब स्विफ्ट और i20 जैसी प्रीमियम हैचबैक्स सेगमेंट में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी, तब जाके कहीं जैज को लॉन्च किया गया। आप देखिए
कि एच नाम से शुरू होने वाली दो कंपनी यानी होंडा और हुंडई दोनों के सोचने के तरीके में कितना बड़ा फर्क है। जहां हुंडई एक तरफ अपनी गेट जैसी कार्स के साथ भी इंडिया में एक्सपेरिमेंट करने से डरी नहीं, वहीं होंडा ने कभी मार्केट सेंटीमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। क्या उन्हें रिस्क लेने से डर लगता था? मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। या वो इतने निडर थे कि उनकी सारी की सारी स्ट्रेटेजी ही एक रिस्क बन गई। एंट्री लेवल सेगमेंट में तो होंडा की नींद और भी देरी से खुली जब 2011 में जाके कहीं उन्होंने अपनी ब्रियो हैचबैक को लॉन्च किया। ब्रियो एक कमाल की गाड़ी थी दोस्तों, लेकिन सैडली इंडिया में गाड़ियां कमाल का होने से नहीं बिकती, वो बिकती हैं अपने ब्रांड वैल्यू और पब्लिक सेंटिमेंट्स के दम पे। जाहिर है स्विफ्ट, रिड्स, i10, वैगनआर जैसी कार्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड के सामने ब्रियो कुछ खास नहीं कर पाई। सिटी की बात करें तो वो एक कमाल की गाड़ी थी और होंडा का एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट था जो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हासिल किया। लेकिन होंडा की पुअर बिजनेस प्लानिंग और मार्केट डिमांड्स के प्रति निग्लेक्टेड अप्रोच ने सिटी के सेल्स को भी बुरी तरह प्रभावित किया। जहां एक तरफ दूसरे कार मेकर्स ईयर 2007-8 से ही स्मॉल डीजल इंजन्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और हैवी सेल्स जनरेट कर रहे थे, वहीं जनवरी 2014 तक होंडा न जाने किस नींद में सोया हुआ था और जब वो जागे तो शायद डीजल इंजन की डिमांड का वो फेज खत्म हो चुका था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2014-15 के आसपास डीजल गाड़ियों का क्रेज धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। होंडा ने इंडियन मार्केट के ट्रेंड्स को कभी भी सही से फॉलो नहीं किया और यही कारण था कि दिसंबर 2020 में उन्हें अपना ग्रेटर नोएडा वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करना पड़ा। 2018 में एसयूवी सेगमेंट का मार्केट शेयर 25% था, जबकि 2023 आते आते ये बढ़कर 38% हो गया, यानी 38%। लेकिन होंडा इस ग्रोथ का भी कोई लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर एसयूवी थी ही नहीं इस सेगमेंट में। जब क्रेटा जैसी एसयूवीज इस सेगमेंट में धूम मचा रही थी तो होंडा वाले अपनी WRV और जैज जैसी कार्स को रीलॉन्च करने में लगे हुए थे। होंडा HRV जो कि क्रेटा की एक परफेक्ट राइवल हो सकती थी, उसे इंडिया में कभी लाया ही नहीं गया। और फाइनली जब सितंबर 2023 में बहुत ही शोर शराबे के साथ लेकिन अधूरे मन से किए गए अपने एलिवेट को होंडा ने लॉन्च किया तो वो गाड़ी भी पुअर प्लानिंग और डिलेड स्ट्रेटेजी की वजह से एक फ्लॉप शो साबित हुई। दोस्तों एलिवेट जैसी अच्छी गाड़ी भी फ्लॉप क्यों हो गई? उसके पीछे कुछ बहुत सिंपल से कारण हैं जो हमें और आपको तो समझ में आते हैं लेकिन शायद होंडा वालों को समझ में नहीं आते या वो समझना ही नहीं चाहते। जैसे आप देख लीजिए होंडा कार्स का ओवर प्राइस्ड होना। आप किसी भी सेगमेंट को उठा के देख लीजिए, होंडा की गाड़ियों की स्टार्टिंग प्राइस आपको हमेशा 20-50 हज़ार अधिक ही मिलेंगी अपने राइवल से। ये बात अलग है कि बाद में मजबूरी के कारण उन्हें प्राइसेस को कम करना पड़ता है। गाड़ियों का स्टार्टिंग प्राइस कम से कम रख कर ही कंपनीज अपने शोरूम्स में फुटफॉल को बढ़ाती हैं। भले ही कस्टमर उनकी स्टार्टिंग प्राइस वाली गाड़ी यानी कि बेस मॉडल को ना खरीदे या वो गाड़ी ऑल टुगेदर ना खरीदे, लेकिन फिर भी मार्केट में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन जब आपकी गाड़ियों की स्टार्टिंग प्राइस ही राइवल्स से बहुत अधिक होगी तो लोग उसको देखेंगे ही नहीं, इग्नोर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप प्राइसेस तो हाई रखते हो लेकिन फीचर्स हमेशा कम रखते हो। आप देख लीजिए किसी भी सेगमेंट में होंडा की गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे। हर कोई ड्राइविंग फन या वीटेक क्रेज के लिए कार नहीं लेता दोस्तों। मेजॉरिटी बायर्स के लिए कंफर्ट और फीचर्स हाई प्रायोरिटी पे होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि होंडा प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना अधिक फोकस्ड रहता है कि उसकी वजह से वो सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, या शायद उन्हें यह भी लगता होगा कि वो तो होंडा है, द पावर ऑफ ड्रीम्स, तो पब्लिक को कुछ भी चिपका देंगे और वो ले लेंगे। लेकिन शायद होंडा भूल गया कि केवल एक कार यानी सिटी के फैन फॉलोइंग के दम पे आप क्रेटा, ब्रीजा इन जैसी सेगमेंट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। कम से कम आप अपने कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ही ले सकते, और वो भी तब जब कंपटीशन इतना टफ हो चुका है। दोस्तों आज होंडा केवल एलिवेट, सिटी और अमेज यही 3 गाड़ियां ही सेल कर रहा है, लेकिन इसमें भी अमेज और सिटी काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर आपको आज भी होंडा के साथ जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिटी हाइब्रिड या एलिवेट के लिए आप जाइए। लेकिन हाँ, एक बार सेगमेंट में दूसरे राइवल्स को देखना मत भूलिएगा। बहुत सी ऐसी न्यूज़ और रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले कुछ सालों में होंडा कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार ये सारी न्यूज़ प्लांट होती हैं ताकि मार्केट में एक जिज्ञासा बनी रहे और एक रिफ्रेशमेंट बना रहे, ताकि लोग कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा उदासीन ना हो। इसलिए मुझे ये लगता है कि उन सारी रिपोर्ट्स में से केवल 10 या 20% ही सच्चाई है, और आने वाले समय में हमें होंडा का ये रवैया देखने को लगातार मिलता रहेगा। इसलिए आज के डेट में होंडा की कोई कार लेना शायद उतना सेंसिबल डिसीजन नहीं है, अगर वो आने वाले कुछ महीनों में अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइनअप को रिफ्रेश नहीं करते हैं तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस होंडा कार्स को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऑटो टॉक्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।